तो भाई अभी भी चाहिए क्या 2027 के वर्ल्ड कप के लिए ऑडिशन, या फिर अभी अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, कमिटल है कि नहीं है? क्या ये क्वेश्चन अब भी है सीनियर प्लेयर्स के लिए कि नहीं है? क्योंकि आज जो परफॉर्मेंस दी है ये 135 रन नहीं है, ये सीधा सीधा एक फरमान है एक टाइप से कि भैया तुम जिसको हटाने की सोच रहे हो वो एक टाइम पे गेम से बढ़कर रहा है, ठीक है? वो एक टाइम पे कुछ रहा है इतना बड़ा, तो अब भी बहुत कुछ है, कुछ ना होके भी, ठीक है? तो जरा सा भी किसी को कुछ हटाने से पहले सोचा करें। और जो भी अगरकर जी, गंभीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि कमिटल नहीं है, कि सिर्फ हम 27 वर्ल्ड कप के लिए रोहित कोहली को ही क्यों, यंगस्टर को क्यों ना देखें, तो ये क्वेश्चन सेंस नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही हो तो ये क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन आप अगर ऐसी परफॉर्मेंस लगातार बहुत लंबे टाइम तक 10-12 साल 15 साल तक देते रहे, उसके बाद भी जाके कोई मैनेजमेंट का बंदा आके ये आप डाउट करे, जबकि आपने फिलहाल ही इसी साल में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, फिर भी आपको कैप्टन से सैक कर दिया जाए, चाहे आप रोहित शर्मा हो, या फिर आपकी टीम में जगह के लिए क्वेश्चनिंग करी जाए जैसे विराट कोहली पे की जा रही थी। तो जैसे अभी जैसे आज के मैच लेते हैं, तो आज के मैच में कहीं से भी लग रहा था कि सिडनी के बाद आज रांची में कोहली खेल रहा था, इसके बीच में खेला, मतलब खेला नहीं है। कोई डाउट नहीं था कि भाई इतनी क्लास से बंदा खेल रहा है, फ्लॉलेस क्रिकेट बिल्कुल। मतलब पहली बॉल पे थोड़ा हल्का सा लीडिंग एज भी नहीं, आउटर एज टाइप लगा, और उसके बाद से तो बस फ्लो ऐसा बना कि भाई रुका ही नहीं। हाँ, बीच में जब 80s पे था कोहली तब थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, क्योंकि स्ट्राइक कम मिल रही थी और दूसरे एंड से विकेट जाए जा रही थी, लेकिन आज क्या खेला है। और ऐसी ही नॉक अगर एक आधी और आ गई सीरीज में, तो भैया वारे न्यारे हो जाएंगे और सीरीज पूरी की पूरी घर में रहेगी, क्योंकि आजकल घर की सीरीज भी जीतने के लाले पड़ रखे हैं। क्यों पड़ रखे हैं उसकी बताने की ज़रूरत है नहीं। गंभीर जी ने जो टेस्ट टीम का हाल कर रखा है, सीनियर प्लेयर्स हटाने हैं, जूनियर प्लेयर्स लाने हैं, उनको भी मौका नहीं देना है, कोई 3 का 5 पे, 5 का 3 पे, वो बात छोड़ते हैं। वो सब करने का जी नहीं है। आज जो किया है आज उस पर बात करते हैं। मैच की स्टार्टिंग से एक एक चीज़ पे आना शुरू करते हैं। तो टॉस जीतती है साउथ अफ्रीका और वो बॉलिंग का फैसला लेते हैं ये सोच के कि ड्यू आएगी बाद में और उसका असर काफ़ी रहेगा। तो इंडिया पहले बैटिंग करने आती है, तो जायसवाल का रन 18 रन पे ही चला गया था विकेट, और तब रोहित भी बहुत कम स्कोर पे था, 0 या 1 पे था। और उस टाइम पे रोहित का भी कैच ड्रॉप हुआ था 1 रन पे, जो कि डिसोल्व ने छोड़ा था फुल शॉट पे बाउंड्री लाइन पे। तो वो कैच काफ़ी महंगा पड़ा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि बेशक आप, एक तो मैच लास्ट में क्लोज ही इतना गया कि भाई 17 रन से इंडिया जीती है, तो मार्जिन वैसे ही कम था काफ़ी। और उसके अलावा भी आप देखें तो जो विकेट ना गिरी वो उस टाइम पे, तो उस वजह से कोहली का भी बढ़िया फ्लो मैच हो रहा था रोहित के साथ। तो इस वजह से वो जो फ्लो में एक पार्टनरशिप बनी थी बहुत तगड़ी, जो 135-40 रन की थी, इसने पूरा गेम का मोमेंटम ही चेंज कर दिया। वहीं आप सोचो कि भैया 35 पे 2 होते, 2 के बाद क्या पता एक और चांस बन सकता था। क्यों बन सकता था? प्रेशर बन जाता, रन रुक जाते, लेकिन विकेट और आई नहीं, तो फिर एक एंड से बिल्कुल क्लियर चलता रहा, दूसरी तरफ से भी चलता रहा, और रोहित कोहली की बढ़िया पार्टनरशिप चलती रही। 57 रन बनाए रोहित शर्मा ने, और स्टार्टिंग में स्ट्राइक काफ़ी कम मिली थी। हालांकि इसका कई बार असर पड़ता है कि बैट्समैन जो है वो गलत शॉट खेल जाता है कि भैया, क्योंकि कई बार नॉन स्ट्राइक पे एंड पे खड़े रह के हो जाता है मामला ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके अलावा रोहित शर्मा ने एक चौका मारा था जो कि बिल्कुल आराम से ग्लाइड करके एक तरह से, और सिर्फ डायरेक्शन दिखाई थी थर्ड मैन की तरफ जो मारा था। पेस बॉलर पे मारा था, नाम याद नहीं आ रहा कौन था बॉलर, लेकिन बहुत बढ़िया शॉट था। और सिर्फ डायरेक्शन दिखाई थी, फील्डर ऊपर थे सारे सर्कल में। पावर प्ले के बाद भी थर्ड मैन का फील्डर अंदर नहीं था, मतलब अंदर था बाहर नहीं था। तो इसके अलावा एक वो 2 छक्के जो स्पिनर पे मारे थे घुटने टेक के, ओ भाई, मतलब रन रेट काफ़ी बढ़िया चलती रही, क्योंकि दोनों एंड से ही 2 धारी तलवार चलती रही। और रोहित का जो डिसमिसल भी था उस पर बात करें तो वो पढ़ के बिल्कुल नीचे रहेगी एक टाइप से, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी फ़र्क था यार उस बॉल में। क्यों था? क्योंकि जो ऑलमोस्ट लाइक वेस्ट पे चेस्ट की हाइट पे आने वाली बॉल थी वो सीधा नीचे ही रहेगी।
वो इतनी नीचे रह गई कि LBW हो गए। तो ये रोहित का डिस्मिसल था। इसके बाद बात करते हैं साथ में कोहली जी की। आज जो कारनामा करा है कोहली ने, 135 रन 120 बॉले, 7 छक्के 11 चौके। तो ये ऐसी इनिंग मेरे को याद आती है, इससे पहले जो लास्ट टाइम खेली थी बढ़िया इस टाइप के मैग्नीट्यूड वाली इनिंग्स, तो वो मेरे को याद आ रही है कि 15 जनवरी में मारी थी शायद, हाँ श्रीलंका के सामने मारी थी जो 15 जनवरी को। तो उसमें 166 स्कोर किया था कोहली ने। तो उसी टाइप का मोमेंटम आज था। और आज अगर कोहली नॉट आउट हो जाते तो 200 हो सकता था क्लियरली। क्यों? क्योंकि 7-8 ओवर बचे हुए थे, 135 पे कोहली थे, तो ऑब्वियसली अगर नॉट आउट हो जाता तो बड़े आराम से हो जाता। लेकिन उस टाइम पे अपना पर्सनल माइलस्टोन कोई मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भैया फिनिश देना था, और फिनिश देने के चक्कर में विकेट गई। तो चलो, कोहली ने बहुत बढ़िया किया। लेकिन मेरे को एक चीज़ की कमी लगी, वो मैं अभी आता हूँ आगे उस पॉइंट पे। उससे पहले गायकवाड़ को बड़े टाइम के बाद चांस मिला है। वो ऑब्वियसली इतना आसान भी नहीं है अब चांस मिलना। क्यों? क्योंकि यार आप खुद ही देखो कि कंपटीशन ही कितना हो चुका है। एक तो टेस्ट टीम में तो ज़बरदस्ती कोहली रोहित को हटा के और बाकी प्लेयर्स को ज़बरदस्ती ऊपर नीचे आगे पीछे करके नाश कर रखा है, वो बात छोड़ो। लेकिन वनडे में बात करें तो काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन टाइप चल रखा है। क्यों चल रखा है? गिल भी सही परफॉर्मेंस देते हैं, और रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग प्लेयर, कोहली ने तो गदर ही कर रखा है। तो एक हेल्दी कंपटीशन टाइप बन रखा है कि भैया अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये। तो ये हेल्दी कंपटीशन काफ़ी अच्छा होता है टीम के लिए। और ऋतुराज गायकवाड़ को आज चांस काफ़ी टाइम बाद मिला, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाया। आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ी थी एक हाथ से राइट हैंड साइड पर डाइव करते हुए डिवॉल्ट ब्रेविस ने। और उसके बाद अगर बात करें तो हाँ, जो मैं कह रहा था कि एक चीज़ मेरे को सही नहीं लगी, वो ये थी कि गायकवाड़ के बाद नंबर 4 पे, नहीं नंबर 5 पे जहाँ पे राहुल को आना चाहिए था, वो 5 की जगह 6 पे शिफ्ट हो रखे हैं। ऐसा क्यों कर रखा है मेरे को समझ नहीं आता। अगर इन्होंने ये सोचा है कि वॉशी को खिलाएंगे नंबर 5 पे, तो ये बहुत गलत डिसीजन है। जब राहुल इतने लंबे टाइम से नंबर 5 पे इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देता आ रहा है, तो क्यों हटाना उसको और 5 से 6 पे कर देना। हालांकि उसने नंबर 6 पे भी आज बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, नो डाउट, बट स्टिल क्यों हटाना। और वॉशी को उस प्लेस पे मेरे हिसाब से नहीं लाना चाहिए। थोड़ा नीचे ले आए तो ज़्यादा बेटर है, या फिर अगर ऊपर से किसी दिन कोलैप्स हो जाए, जैसे 5 पे 3 10 पे 4 ऐसा कुछ हो जाए, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली वॉशी को भेजना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फ्लो को कंटिन्यू करना है, मैं वहाँ पे अगर मेरे पास ऑप्शन रहे तो मैं KL राहुल को प्रेफर करूँगा। तो ये मेरे को एक लगा था जो आज चेंज हो सकता था बैटिंग ऑर्डर में। और इसके बाद राहुल बढ़िया फिनिश दिया, 60 रन बनाया, और साथ में जडेजा बढ़िया फिनिश दिया। लास्ट में भी 20 बॉलों में 32 रन बनाए थे, और 349 का टोटल बनाया, 350 का टारगेट। तो बातें अफ्रीका की इनिंग्स के ऊपर। भाई चेस करने के लिए जब अफ्रीका आती है तो सामने टारगेट होता है 350 का, अच्छा खासा टारगेट, और ड्यू की थोड़ी सी उम्मीद कि ड्यू आएगी, और जो कि आई भी काफ़ी। तो शुरू में ही उनके 7 पे 3 हो जाते, 7 पे 2 और 11 पे 3 हो जाते हैं। हर्षित राणा जो भी कह रहे थे कि मतलब लोग कि भाई और भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि हैं, लेकिन आज राणा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो अप्रिशिएट तो किया जाएगा। और तो 11 पे 3 होने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट बैक दी। अच्छी फाइट बैक तो क्या यार, काफ़ी क्लोज मैच गया, लास्ट में जाके 27 रन से जीते इंडिया। तो फिर ऑब्वियसली मैच तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन स्टार्टिंग में देखो तो वन साइडेड टाइप लग रहा था कि भाई वन साइडेड मैच हो जाएगा, क्योंकि 4 ओवर 5 बॉल में अफ्रीका का स्कोर शायद 11 पे 3 था। 4 ओवर 5 बॉलों में 11 पे 3, और उसके बाद है ना अगले 2-3 ओवर में एक एक्सेलरेशन सा आया था कि भाई लगातार चौके चौके जाए जा रहे थे। कुछ कवर ड्राइव पे जा रहे थे, ज़्यादातर कवर ड्राइव पे ही जा रहे थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लग के चले गया, कुछ हो गया। और उस टाइम पे देखो तो राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी स्टार्टिंग का स्पेल काफ़ी अच्छा शुरू किया था। हालांकि बाद में जाके काफ़ी बेटर बॉलिंग की जा सकती थी, लेकिन हुई नहीं। तो फिर बात करते हैं हर्षित राणा पे कि भाई स्टार्टिंग में ही अगर आप ऐसा बढ़िया ओवर डाल देते हैं, बढ़िया बॉलिंग कर देते हैं, तो ऑलरेडी प्रेशर आ जाता है। और उसके बाद जो पार्टनरशिप बनी डिजोर्जी की और साथ में
एक सेकेंड, हाँ, मैथ्यू और डिजोर्जी की जो पार्टनरशिप बनी थी, इन्होंने गेम में वापस लाया था अफ्रीका को। तो ऑलरेडी गेम इनसे दूर जाता जाता स्टार्टिंग में ही, लेकिन इनकी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। डिजोर्जी ने बनाए थे 39 रन्स, और इसके बाद LBW हुआ था कुलदीप पे। तो वो पिचिंग इन लाइन थी, और वो हिटिंग के लिए यूँ अंपायर को डाउट था कि लगेगी या हाइट से ऊपर निकल जाएगी, तो इस चीज़ का डाउट था, लेकिन वो हिटिंग ही थी, कोई डाउट नहीं हुआ। और इसके साथ ब्रेक थ्रू मिला, और धीरे धीरे ना जब मैच चल रहा था इंडिया की बॉलिंग में, तो ऐसा लग रहा था कि है ना कि चलो भाई अब विकेट गिर के अब कोलैप्स हो जाएंगे और आराम से जीत जाएंगे, तो ऐसा लगता रहा। पर हर विकेट के बाद देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे कि, जैसे देखो स्टैट्स देखते हैं क्या था, एग्जैक्ट बताता हूँ कि 77 पे चौथा विकेट गिरा 15वें ओवर में, 14 ओवर 6 बॉल पे, छठी बॉल पे डिजोर्जी का विकेट गया। ठीक है, इसके बाद लगा कि चलो ठीक है, टॉप ऑर्डर चला गया, इनकी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, ये भी चला गया, कोलैप्स होने का चांस है। उसके बाद फिर डिवॉल्ट ब्रेविस आया, उसने और भैया 35-40 रन बनाए थे, 37 रन बनाए, तो वो भी काफ़ी क्विक रन बना गया था। और तब तक 130 रन हो चुके थे 22 ओवर में, 130 पे 5, तो स्कोर तो बढ़िया चल रहा था। स्कोर में कोई वो नहीं थी कि भैया रन रेट स्लो होगी कि क्या हो गया, रन रेट तो चलती रही बराबर बराबर, तभी मैच इतना इंटरेस्टिंग हुआ। उसके बाद देखो यानसेन, मार्को यानसेन, भाई साहब इस बंदे का तो मतलब यूँ लगा कि चलो लप्पे घुमा रहे, एक मारा, दो मारा, ठीक है अब उठेगी ऊपर कैच, अब उठेगी ऊपर कैच, वो भाई मारता है क्या, लगते गए एक आधा बीच में चांस भी हुआ था कि भैया टॉप एज लगा, बीच में उठ गई, वो नो मैंस लैंड पे जाके गिर गई। तो इनके लोअर मिडल ऑर्डर और टेल एंडर ने बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है देखा जाए तो, क्योंकि जब आपका टॉप ऑर्डर पूरा फेल हो जाए इतने बड़े टारगेट चेज करने के लिए, तो उम्मीद हार जाती है टीम। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो ऑब्वियसली कि जो भी इनके स्टेटमेंट वगैरह रहे थे इनके कोच को बेकार थे, लेकिन अगर ये अच्छा खेलेंगे तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा कि भाई फाइट बैक देखो ना आप, कि भाई 7 पे 11 पे 3 से लेके आप बिल्कुल 350 के टोटल में बिल्कुल लास्ट में जाके कमी मार्जिन से हार रहे हो, और उसमें भी आप 3-4 बार ओपोनेंट को यूँ डाल रहे हो कि भाई डाउट है, कुछ भी हो सकता है, अभी भी इतना रिलैक्स होना सही नहीं रहेगा। तो फिर मार्को एंसन 39 बोले 70 रन, 3 छक्के और 8 चौके, और उसके बाद जब यानसेन आउट हुआ तो उसके बाद फिर साथ में ही मैथ्यू भी आउट हो गया था 72 पे। तो उस टाइम पे ये लगा अब बस फॉर्मेलिटी रह रही है, बस फॉर्मेलिटी के लिए खेलना बाकी है, अब तो जीत ही जाएंगे, 3 विकेट बचे थे। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा, वहाँ से एक और उसकी बॉश की एक और इनिंग आई, बॉश की भी आई कितने 67 रन, तो वहाँ से एक और इनिंग आई, साथ में उनका जो स्पिनर बैटिंग के लिए आया था ये प्रणेलन, इसने भी 17 रन बनाए, उसके बाद बर्गर ने भी 17 रन बनाए। तो ये मतलब इतना इजी था नहीं जितना लग रहा था, और ऐसा बस हो गया, जीत गए, अच्छा खेले। लेकिन बाद में मेरे हिसाब से ड्यू का भी असर था, लेकिन थोड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग भी कुछ हदों पे लगी थी कि बेटर शायद हो सकता है, लेकिन ठीक है। और अब बॉलिंग पे आते हैं अपनी इंडिया की, 3 विकेट लिए हर्षित राणा ने, बहुत बढ़िया खेला, बढ़िया बॉलिंग करी, अच्छा बॉल डाला। और हर्षित राणा के बाद आता है नंबर प्रसिद्ध कृष्णा का, बेटर हो सकते थे मेरे को ये लगता है, क्योंकि जब स्पेल का स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छे फ्लो में लगा था, मैडन ओवर भी आया था, चांसेस भी क्रिएट हो रहे थे, लग रहा था कि हाँ एज लगा नहीं लगा, क्लोज कॉल्स। लेकिन ठीक है, बेटर करने की आई थिंक ज़रूरत है। अगर आप मोहम्मद शमी की जगह पर टीम में खेल रहे हो, या फिर जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज बाहर हो, उनकी जगह अगर आप खेलते हो तो आपसे डिमांड रहती है कि आप बेटर परफॉर्मेंस दोगे। तो फिर हाँ, और उसके बाद आते हैं अर्शदीप सिंह, 10 ओवर 64 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया बॉलिंग। क्योंकि स्टार्टिंग में तो चलो विकेट आया, मार्करम का भी विकेट लिया था, लेकिन जब है ना लास्ट में मैच आ गया था क्लोज, बिल्कुल लास्ट सेकंड ओवर जब डाला था अर्शदीप ने, तो ओवर की दूसरी बॉल पे छक्का पड़ गया था, तो वहाँ से बिल्कुल मैच डोलम डाल हो चुका था। क्योंकि तब बिल्कुल T20 वाला इक्वेशन था कि भैया 2 छक्के और लगे गेम ख़त्म तो नहीं खैर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रन अप बॉल वाला मामला रह जाता।
वहाँ से बहुत बढ़िया बॉल डाली अर्शदीप ने। और आई मीन अंडररेटेड है, काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है अर्शदीप सिंह। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा लास्ट सेकंड ओवर जो डाला था, प्रेशर का टाइम था भैया, 12 में 20 चाहिए और डेविड मिलर सामने है, स्ट्राइक पे केशव मारा था, लेकिन वहाँ पे भी बहुत आई मीन काफ़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। लेकिन कई बार है ना, कई बार क्या मोस्टली इनकी परफॉर्मेंस को कोई ज़्यादातर लोग एक्नॉलेज नहीं करते जितना, क्योंकि बुमराह की शैडो में रहते हैं ज़्यादातर, मतलब समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक्नॉलेजमेंट बनता है। और इसके बाद आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, 3 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं मिला। और कुलदीप यादव 10 ओवर 68 रन 4 विकेट। हालांकि ये 4 विकेट तो मिले हैं, लेकिन बीच में काफ़ी छक्के वगैरह भी पड़े हैं कुलदीप को। और जडेजा को भी काफ़ी रन पड़े हैं, 9 में 67 रन, 7.25 की रन रेट से। तो हाँ ठीक है, ठीक ठाक थी बॉलिंग भी, कोई ज़्यादा मामला ख़राब हुआ नहीं, जीत गए मैच। ओ भाई, आज की अब फाइनल चीज़ पे आते हैं, जो कि मैच की हाईलाइट रही, विराट कोहली की परफॉर्मेंस। क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस अगर लगातार और आ गई तो वो ये वाला कोहली है ना, ये वाला कोहली जाग जाएगा। क्योंकि ये 2016 वाला अगर कोहली वापस आ गया, क्योंकि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो वापस आ गया, क्योंकि आज जैसे वो फील्ड पे था, जैसे उसने बैटिंग की और जैसे एग्रेशन दिखा सेंचुरी के बाद, और लाइकली काफ़ी आपको काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला होगा कि लगातार बीच मिडल ओवर्स में भी रेदर देन सिंगल्स छक्के भी मारना, और आज 7 छक्के मारे। और सेंचुरी के बाद हालांकि 2-3 छक्के ही थे, लेकिन सेंचुरी से पहले 5 छक्के थे। तो नॉर्मली ऐसा दिखता नहीं है कि इतने छक्के हैं, और अगर आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसी परफॉर्मेंस आती रहे, साथ में बाकी प्लेयर्स की भी आती रहे, और ऐसे ही मैच जीतते रहे। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ पहली वीडियो में मेरी यूट्यूब की, इस पे आप ज़रूर कमेंट करना कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।